गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि क्लास 10th के सोशल साइंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हैं और सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। जो इमेज हमें दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ इमेज है। चलो, तो क्वेश्चन भी मुझे लगता है कुछ इसी तरह का होगा। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बॉयकॉट मूवमेंट ऑन फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड। बच्चों ये जो है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का चैप्टर का ये क्वेश्चन लग रहा है और मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। जो विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार किया गया था उसका क्या असर पड़ा है ना, भारतीय व्यापार पे या भारतीय आर्थिक जगत में क्या असर पड़ा। जो एक उस समय जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था भारत में, आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा था, उसमें महात्मा गांधी ने जो बहुत सारी चीज़ें बताई थीं, उनमें एक ये भी था कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और देश में बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए। तो इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया था, एक मूवमेंट का रूप ले लिया था और उसका असर भी पड़ा था, काफ़ी असर पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आंसर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए बहुत छोटा सा आंसर है। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ बॉयकॉट मूवमेंट, पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड स्टार्टेड वियरिंग ओनली द इंडियन वंस। और इस बॉयकॉट मूवमेंट, इस बहिष्कार आंदोलन का ये असर हुआ कि लोगों ने विदेशी कपड़ों को खरीदना, पहनना, उपयोग करना बंद कर दिया और उन्होंने भारतीय वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया और भारतीय वस्त्रों की जो डिमांड है वो बढ़ गई मार्केट में। एज अ रिजल्ट, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय वस्त्र उद्योग है और जो मिलें थीं कपड़े बनाने की, और जो हैंडलूम्स थे, भारतीय जो कपड़ों का जो उत्पादन करते थे, वो उनका ग्राफ तेज़ी से बढ़ने लगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट, जो इमेज है वो किसी पोर्ट की लग रही है, तो डेफिनेटली वो सी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया। एवेल्युएट द डिफरेंसेस बिटवीन मेजर पोर्ट एंड माइनर पोर्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। भारत में ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और लास्ट जो चैप्टर आपका है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बड़े बंदरगाह हैं और जो छोटे बंदरगाह हैं उनमें अंतर क्या है, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों मेजर पोर्ट, आंसर में देखते हैं, मेजर पोर्ट के बारे में बताया गया है। मेजर पोर्ट्स आर बिगर पोर्ट्स कंपेयर टू माइनर पोर्ट्स। ये माइनर पोर्ट्स की तुलना में बड़े पोर्ट होते हैं और देयर आर अबाउट 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में लगभग 12 मेजर पोर्ट्स हैं। एंड मेजर पोर्ट्स मोस्टली डील विथ इंटरनेशनल ट्रेड। और जो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं बच्चों, जो बड़े बंदरगाह हैं, वहाँ पर विदेशी व्यापार जो है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी जो वस्तुओं का आयात या निर्यात, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड में, वो इन मेजर पोर्ट से होता है। माइनर पोर्ट को देखते हैं, बी पॉइंट, माइनर पोर्ट्स आर स्मॉलर पोर्ट्स, ये छोटे पोर्ट्स होते हैं। एंड देयर आर 200 माइनर पोर्ट्स इन ऑपरेशन। और भारत में लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं जिन पे व्यापार या व्यापारिक जहाज़ों का आना जाना या काम होता है। और माइनर पोर्ट्स डील विथ कोस्टल ट्रेड अलॉन्ग विथ फिशिंग। और जो माइनर पोर्ट्स हैं उनमें जो भी तटीय इलाकों का व्यापार होता है छोटा मोटा, इसके अलावा मछली पकड़ने या मछली पकड़कर जो मछली पकड़ने वाली जो नौकाएं होती हैं उनका आना जाना, माल का उतारना चढ़ाना वगैरह होता है। यानी जो इनलैंड ट्रेड होता है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे
या एक किनारे में ही एक जगह से दूसरे जगह आना जाना वस्तुओं का, है ना, वो काम होता है, इनलैंड ट्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और एग्जैक्टली यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई हैज़ इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया है, मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इसका पॉइंट नंबर ए है आंसर में, एज इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। भारत एक बहुत विशाल देश है और विभिन्नताओं से भरा हुआ है। द मल्टी पार्टी सिस्टम वॉज नीडेड टू एकोमोडेट द वास्ट पॉपुलेशन। इसीलिए अलग अलग तरह के जो विभिन्नता है भारत के लोगों में, उन सबको राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिए, एक राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए, सबको एकोमोडेट करने के लिए भारत ने ये अपनाया है मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 और 3 पार्टी। भारत में इतनी ज़्यादा विभिन्नता है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो यानी सोशल लेवल पे हो, या फिर जोग्राफिकल लेवल पे हो यानी भौगोलिक दृष्टि से हो। भारत में इतनी विभिन्नता है, इतने मतलब तरह तरह की लोग हैं, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नता। ठीक है। तो इतने तरह के लोगों को आप 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी में एक जो है आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है डेफिनेटली। ये तो कुछ कंपनी वंपनी के नाम लग रहे हैं भाई, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एमएनसी, यानी एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। एन एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जिसका जो कारोबार होता है, उत्पादन का काम होता है या और बहुत सारे काम होते हैं, वो एक से ज़्यादा देशों में होते हैं। यानी एक ही कंपनी की जो ब्रांच है वो एक से ज़्यादा देशों में होती है, शाखाएं जिनमें अलग अलग काम होता है। ठीक है। दे सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज टू मिनिमाइज कॉस्ट। है ना। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये अपने कार्यालय या अपनी फैक्ट्री यानी उत्पादन इकाइयाँ जो है वो ऐसे क्षेत्रों में लगाते हैं, स्थापित करते हैं जहाँ सस्ती मजदूर मिल जाते हैं उनको, यानी सस्ता श्रम मिलता है, यानी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता लेबर पे, है ना। और अदर रिसोर्सेज यानी और जो रिसोर्सेज और जो संसाधन चाहिए उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, है ना, सस्ते में, कम दाम में, है ना, ताकि टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। यानी लागत कम से कम आए, यानी उत्पादन करने में, प्रोडक्शन करने में, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में कम पैसा लगे। और जब कम पैसे में आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो डेफिनेटली आपका लाभ यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। और इन कंपनियों का उद्देश्य यही होता है। दे सेल देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली, ये पूरे विश्व में अपने उत्पादन, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस ग्लोबली, और अपने जो प्रोड्यूस हैं, सॉरी अपने जो प्रोडक्ट हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका उत्पादन करते हैं। यानी कभी कभी जैसे क्या होता है कि ये जो एमएनसीज होती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे भारत में उन्होंने, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई कार बनाने वाली कंपनी है ना, ठीक है, तो पता चला कि कार का इंजन किसी और देश में बन रहा है, कार की बॉडी किसी और देश में बन रही है, कार और कोई पार्ट किसी और देश में बन रहा है, उस सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके असेंबल किसी और देश में किया जा रहा है, और कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो किसी और देश में है। इस तरह से भी ये कंपनियां काम करती हैं, जहां इनको जैसा रिसोर्स मिलता है उस तरीके से ये अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं ताकि अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन टैक्स लग रहा है, अब ये टैक्स से रिलेटेड है, देखें क्या क्वेश्चन है भैया। हाँ,
ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। व्हाई इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स नोन एज ट्रेड बैरियर, यानी इंपोर्ट पर, इंपोर्ट यानी हम जब किसी दूसरे देश से कोई चीज़ मंगाते हैं या खरीदते हैं उस पर सरकार जो है टैक्स लगाती है। जब भी आप सपोज़ आप ब्रिटेन से कोई मशीन मंगवा रहे हैं, ब्रिटेन से मशीन खरीद के इंडिया मंगवा रहे हैं, तो जब वो मशीन आएगी तो इंडियन गवर्नमेंट पहले उस पर टैक्स लगाएगी, तब वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसको इंपोर्ट टैक्स बोलते हैं। तो इसको वाई इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स नोन एज ट्रेड बैरियर, यानी ये ट्रेड बैरियर, ट्रेड यानी व्यापार, बैरियर यानी बाधा, ये व्यापार में बाधा के तौर पे क्यों देखा जाता है, ठीक है। इसको क्यों हम एक ऑब्स्टेकल, एक बाधा मानते हैं इस तरह के टैक्स को, है ना। देखते हैं क्या आंसर है इसका। फर्स्ट पॉइंट है ए, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज नोन एज द ट्रेड बैरियर बिकॉज it increases the price of imported commodities and also puts several restriction on the imported goods, ठीक है। क्या होता है इससे, क्या होता है जब हम इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं, यानी किसी भी चीज़ को हम बाहर दूसरे देश से मंगाते हैं फिर उस पर टैक्स लगा देते हैं, इससे क्या होता है वो वस्तु महंगी हो जाती है, क्योंकि वो टैक्स जो सरकार ले रही है उस वस्तु पर, तो वो भी उसके कॉस्ट प्राइस पे जुड़ जाएगा। तो डेफिनेटली वो जो वस्तु है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा कई तरह के रेस्ट्रिक्शन भी लगते हैं उस पर, कई तरह के रेस्ट्रिक्शन, यानी सरकार उन पे कई तरह की बंधन भी लगाती है कि इस चीज़ को कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, किन लोगों को दे सकते हैं आप इसको बेच सकते हैं, किन लोगों को नहीं बेच सकते, और भी कई तरह की बातें होती हैं। बी, द गवर्नमेंट कैन यूज अ ट्रेड बैरियर लाइक टैक्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ व्हाट शुड कम इनटू द कंट्री। बहुत अच्छी बात। सरकार इस ट्रेड बैरियर यानी इस इंपोर्ट टैक्स का जो उपयोग करती है वो क्यों करती है? विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए या विदेशी व्यापार को कम करने के लिए? अगर विदेशी व्यापार को बढ़ाना है तो वो सरकार क्या करती है, इंपोर्ट टैक्स को घटा देती है ताकि विदेशी सामान ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आए। लेकिन अगर सरकार देखती है कि विदेशी सामान के ज़्यादा आने से भारतीय व्यापारियों को या भारत के व्यापार को नुकसान हो रहा है या भारत की आर्थिक जगत को नुकसान हो रहा है, तो फिर वो क्या करती है, टैक्स को इंक्रीज कर देती है, इंपोर्ट टैक्स को इंक्रीज कर देती है ताकि विदेशी सामान कम से कम आए, ठीक है। इसके अलावा सरकार इस तरह के जो ट्रेड बैरियर जो लगाती है यानी इंपोर्ट टैक्स जो लगाती है, उसके पीछे एक कारण और होता है कि वो ये डिसाइड करे कि किस तरह की वस्तुएं हमारे देश में आनी चाहिए, ठीक है, और कितनी मात्रा में आनी चाहिए। इस बात को भी निश्चित करने के लिए ट्रेड बैरियर के तौर पे इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हिस्ट्री का, डेफिनेटली हिस्ट्री का। हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इस फोटो में दिखाई दे रहा है साइमन गो बैक, तो डेफिनेटली ये साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पे आ गया। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाई वाज द कमीशन रिजेक्टेड बाय द इंडियंस? भारतीय लोगों ने इसका बहिष्कार क्यों किया? ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन was to review the functioning of the constitutional system in India। जो साइमन कमीशन ब्रिटेन की सरकार ने बनाया था लंदन में पार्लियामेंट, लंदन की जो पार्लियामेंट है उसने एक कमीशन बनाया था जिसका जो चेयरपर्सन बनाया गया था जॉन साइमन को, और इसका काम था, इस कमीशन का काम था कि वो भारत में जाएं और भारत में जो संवैधानिक ढांचा है यानी जो सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, यानी सरकार जो कानून हैं जो बनाए गए हैं या जो भी नियम या रूल्स बनाए गए हैं उनमें कोई कमी है कि नहीं है, क्या है, उसको पूरा रिव्यू करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा इसको एक और काम दिया गया था एंड सजेस्ट चेंजेस इन द सिस्टम,
कि अगर कोई सुधार या परिवर्तन की गुंजाइश है तो वो सिफारिश कर सकता है, वो कमीशन बोल सकता है कि भाई ये सुधार करो, ठीक है। द कमीशन वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडियन लीडर्स, और भारतीय नेताओं ने इस कमीशन का, इस आयोग का बहिष्कार किया, मना कर दिया कि नहीं, हमको कोई साइमन कमीशन की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से, ठीक है। तो क्यों, ऐसा क्यों? पहला, ए, देयर वर नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन। मजेदार बात यह थी बच्चों कि यह कमीशन गठित किया गया था इंडियंस के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के फॉर्मूले के लिए, लेकिन उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। बी, द टर्म्स ऑफ द कमीशंस अपॉइंटमेंट डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ स्वराज while the demand of Indians was only स्वराज। बच्चों, भारतीयों की मुख्य जो मांग थी, मुख्य जो डिमांड थी, वो थी स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन जो कमीशन बनाया गया था, ये साइमन कमीशन, उस कमीशन में इस तरह का कोई बात नहीं थी। उस कमीशन ने कोई जो है इंडिकेशन नहीं दिया कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने जा रहा है भारतीयों को, तो कोई मतलब नहीं था फिर इस साइमन कमीशन का इंडियंस के लिए। सी है, दस व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। और जब साइमन कमीशन 1928 को भारत में आया तो भारतीयों ने भी इसका स्वागत एक नारे के साथ किया, और वो था गो बैक साइमन, यानी साइमन वापस जाओ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, और मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन जो है, ये तो बेल्जियम का मैप लग रहा है, इसका मतलब कि डेफिनेटली ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेल्जियम। और बेल्जियम का उदाहरण देकर आप ये बताइए कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर देखते हैं। पॉइंट नंबर ए, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज वन इन विच डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर गिवन द पावर टू हैंडल द अफेयर्स रिलेटेड टू देयर कम्युनिटीज। बच्चों, कम्युनिटीज गवर्नमेंट वो होती है जो अलग अलग सामाजिक समूहों के द्वारा बनाई गई सरकार होती है, और अलग अलग सामाजिक समूहों को ये शक्तियां दी जाती हैं कि वो अपने सामाजिक समूह से रिलेटेड या संबंधित जो निर्णय हैं या डिसीजन हैं वो ले सकें, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क जॉइंटली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मासेस विदाउट अंडरमाइनिंग एनी कम्युनिटी। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, इसका काम होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों को एक रूपता से लेकर के, ठीक है, इस तरीके से काम किया जाए कि जन सामान्य के लिए निर्णय लिए जा सकें, यानी उसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो। जैसे बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि बेल्जियम में आप देखो, नक्शा देखो, बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पे डच स्पीकिंग लोग भी रहते हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं, और फ्रेंच स्पीकिंग भी लोग रहते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रोपोर्शन है वो भी एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो अब इन लोगों के बीच में किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, है ना, जो ये लैंग्वेज के आधार पे तीन जो सोशल ग्रुप है, तो इसलिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था खास तौर से इन भाषाई समूहों सबके लिए निर्णय लिए जाएं, और ऐसे निर्णय लिए जाएं, ऐसे रूल्स बनाएं, ऐसे पॉलिसीज डिसाइड की जाए जिससे कोई भी हर्ट ना हो, सबका डेवलपमेंट हो, ठीक है। बी है, इन बेल्जियम देयर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये अलग अलग भाषा समूह जो हैं वो अपने लिए चुनते हैं, जैसे डच भाषा वाले, फ्रेंच भाषा वाले, जर्मन बोलने वाले लोग। और नो मैटर वेयर दे लिव, है ना, ये नहीं मायने रखता कि वो रहते कहाँ हैं, ठीक है, वो किस इलाके में रहते हैं, ये मायने नहीं रखता।
दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड। और इस सरकार को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं सांस्कृतिक मामलों से जुड़े हुए चीज़ें, शैक्षिक यानी शिक्षा से जुड़े हुए और भाषा से जुड़े हुए जो मामले हैं उनसे संबंधित निर्णय या नियम बनाने के लिए ये सरकारें होती हैं। ठीक है बच्चों, और मुझे लगता है कि ये हमारा जो ये वाला आज का जो सेशन है ये समाप्त होता है बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ, और कोई क्वेश्चन अगर आपको उसको समझना है तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके। ठीक है, ओके, गुड नाइट।